प्रश्नावली 3.1 में दिया है कि 15 के सभी गुणनखंड लिखें और 2 नंबर में 64 के सभी गुणनखंड लिखें। ठीक है, इसमें 3 नंबर तक पूरा गुणनखंड निकालना है और 4 नंबर में दिया है कि 14 का गुणज लिखें और 6 नंबर तक इसमें गुणज निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम टॉपिक में लिख लिए हैं गुणनखंड कि गुणनखंड क्या है। इसका डेफिनेशन है कि किसी दी गई संख्या में जिस किसी संख्या से भाग लग सके उसे गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम एक संख्या 10 ले लेते हैं, ठीक है, और इस संख्या 10 में इस दी गई संख्या में जिस किसी संख्या से भाग लग सके, तो देखिए इस 10 में हमें देखना है कि किसकी संख्या से भाग लगता है। ठीक है, जिस संख्या से भाग लग सके वह 10 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो 10 में सबसे पहला जो संख्या है वह 1 है। 1 से इसमें 10 में भाग लग जाएगा, 10 बार में यह संख्या पूरा कट जाएगा। ठीक है, फिर 10 में यदि हम 1 के बाद 2 से यदि भाग दें तो 2 पचे 10, 5 बार में यह संख्या पूरा कट जाएगा। और यदि हम 10 में 3 से भाग दें तो यह 3 से संख्या नहीं कटेगा, क्योंकि 3 त्रिका 9 और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 यह शेष बच जाएगा। ठीक है, इसमें पूरा भाग लगना चाहिए। तो देखिए 2 से 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। ठीक है, 3 से नहीं कट रहा है। इसमें 4 से भी भाग नहीं जाएगा। यदि 10 में हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूना 10, यह 2 बार में संख्या पूरा कट जाता है। ठीक है, 5 के बाद यह 6 से भी इसमें भाग नहीं लग पाएगा और 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से और 9 से भी नहीं भाग लगेगा। ठीक है, तो देखिए 10 का गुणनखंड क्या होगा। 10 का गुणनखंड जो भाग लग सके वह 1 है और 1 के बाद कितना है, 2 है। 3 से इसमें भाग नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भाग लग जाएगा, 5 दूना 10 और 6 से भी भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 6, 7, 8, 9 तक भाग नहीं लगेगा और यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए 10 में हम 10 से भाग देंगे तो 1 बार में यह कट जाएगा। तो 10 के गुणनखंड क्या हुआ, 1, 2, 5 और 10। ठीक है, चलिए आगे सवाल समझते हैं। चलिए आगे हम टॉपिक देखते हैं। इसमें गुणज है, तो गुणज का परिभाषा क्या है, किसी संख्या में प्रत्येक किसी दूसरे संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को गुणज कहते हैं। एक संख्या यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, और 5 में किसी संख्या में यानी 5 संख्या में ले लिए, प्रत्येक किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर, किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए कि हम 5 में 1 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, और इस 5 में हम यदि 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, 5 में गुणा से हम 5 से करेंगे तो 5 है 25 और 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 10 50। यह गुणज जो है वह 5 का गुणज यह अनंत तक जाता है। ठीक है, यह गुणज अनंत तक जाता है, यानी इसमें एक संख्या से बारी बारी से प्रत्येक एक संख्या से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो 5 के गुणज क्या होगा, 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30 यह अनंत तक जाता है। ठीक है, तो यह 5 का क्या हो गया, गुणज हो गया। चलिए आइए अब सवाल समझते हैं। देखिए इसमें 1 नंबर जो सवाल दिया है वह है कि 15 के सभी गुणनखंड लिखे और 64 के सभी गुणनखंड लिखे। ठीक है, तो चलिए इसे हम कॉपी में समझ लेते हैं। देखिए 15 के सभी गुणनखंड लिखे, तो 15 का गुणनखंड क्या होगा, 15 में 1 से भाग लगेगा और 1 के बाद 3 से भाग लगेगा, 3 5 15 और 5 से इसमें भाग लग सकता है, फिर 15 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 3, 5 और 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसमें 2 नंबर सवाल दिए हैं कि 64 के सभी गुणनखंड लिखे, 64 के सभी गुणनखंड लिखे। ठीक है, देखिए 64 के देखते हैं, तो 64 में पहले 1 से भाग लग जाएगा और 1 के बाद 2 से भाग लगेगा, 32 दूना 64 और 4 से भाग लगेगा, 16 चौका 64, 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी भाग इसमें नहीं लगेगा, 6, 7, 8 से भाग लग जाएगा, 8 8 64, 8 के बाद 16 से भाग लगेगा, 16 चौका 64, फिर उसके बाद 32 से भाग लगेगा
16 के बाद सीधा 32 से 32 दूना 64 और उसके बाद 64 से ये सब 32 का क्या हो गया, 32 का ये सब गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। तीन के 1 नंबर में है कि 36 का हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 36 का गुणनखंड कैसे निकलेगा, पहले इसमें 1 से भाग लगेगा, 1 के बाद 2 से भाग लगेगा, 18 दूना 36 और 3 से भी इसमें भाग लग जाएगा, 12 तियाँ 36। ठीक है, 3 के बाद 4 से भी लग जाएगा, 4 9 36, 4 6 6 6 36, 9 चौका 36 और 12 से लग जाएगा, 12 तियाँ 36, फिर 18 दूना 36, उसके बाद 36। तो ये 36 के ये सब क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में 45 दिया है, तो 45 में 1 से भाग लग जाएगा और 2 से नहीं लगेगा, 3 से इसमें लग जाएगा। ठीक है, 15 तियाँ 45, यदि 15 में 3 से हम गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। इसमें 4 से भाग नहीं लग सकता है, 5 से लग जाएगा, 5 9 45, 5 6 7 8, 9 से लगेगा, 9 5 45, फिर 15 से और फिर 45 से। ठीक है, तो ये 45 का ये सब क्या हुआ, 45 का ये सब गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर में दिया है 78 दिया है, तो 78 का देख लेते हैं। इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। ठीक है, 3 और 6 से भी लग जाएगा, 13 से भी भाग लग जाएगा, 13 6 में 13 से 13 13 78 होता है। फिर 13 के बाद आपका 26 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 26 39 और फिर 78। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। चलिए सवाल को यहाँ हम बना लिए हैं कि 125 में 4 नंबर सवाल 125 में जो लगने वाले सब भाग हैं वह 1 से लग सकता है, फिर 5 से, 25 25 125 और फिर 125 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 125 के ये सब क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। और 144 है, 144 के हमें देखना है, तो 1 2 3 4 6 8 यानी बारी बारी से सब क्या है, इसमें भाग लग जाने वाला संख्या है। ठीक है, तो 144 के ये सब क्या है, गुणनखंड है, 72 48 72 और 144। तो चलिए 1 नंबर तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए 4 नंबर में सवाल दिया है कि 14 का गुणज लिखे। तो 14 का गुणज का मतलब क्या हुआ, 14 में प्रत्येक एक संख्या से गुणा करना है। तो 14 में यदि 1 से हम गुणा करेंगे तो 14 होगा, यानी 14 का हमें एक तरह से टेबल लिखना है। ठीक है, 14 दूना 28 और 14 तियाँ 42, 14 चौका 56 और 14 पंजा 70, 14 छक्का 84, ऐसे डॉट डॉट करते करते यह कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो यह 14 का ये सब क्या हुआ, यह सब गुणज हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 नंबर में दिया है 18 का गुणज हमें निकालना है। 18 का गुणज, तो देखिए 18 का गुणज क्या होगा, इसी तरह से हम लिखेंगे। 18 में 1 से गुणा करेंगे तो 18 होगा, 18 दूना 36 और 18 तियाँ 54 होगा। यह भी डॉट डॉट की कितना तक, यह भी अनंत तक जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं कर रहा है कि 5 तक या 6 तक हमें गुणज निकालिए। ठीक है, इसमें सीधा लिखा है कि 18 का गुणज लिखे। ठीक है, तो ये अनंत तक जा सकता है इसका गुणज, यानी 18 की सब क्या हो गया, ये सब गुणज हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में दिया है, देखिए 6 नंबर में दिया है कि निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखे। जैसे 4 है तो 4 को 1 से लेकर 5 तक इसका गुणज लिखना है, फिर 12 को 5 तक, ऐसे करते यानी 5 इसमें क्वेश्चन दिए हैं, इन सब को 1 से लेकर 5 तक गुणज करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम समझते हैं। देखिए 6 नंबर जैसे सवाल यहाँ पर हम लिखे हैं कि दिया है कि निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखे। ठीक है, इसमें दिया है कि इसका सीमित है कि 5 गुणज ही हमें लिखना है। ठीक है, देखिए 4 में हम यहाँ से बारी बारी से 5 तक गुणा कर लिए। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा और 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 5 20 में यही 5 तक लिखना है। ठीक है, यही 5 तक हमें गुणज इसका लिखना है। 4 का 5 तक गुणज तो 20 हो गया। ये 4 के ये सब क्या है, ये सब गुणज है।
4 8 12 16 20, 4 का ये गुणज है। उसी तरह हमें 12 के 5 तक लिखना है, तो यहाँ हम लिख लिए 12 के 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48 और 12 पचे 60, ये 5 गुणज हो गया। फिर उसी तरह हमें 30 का 5 गुणज लिखना है, तो 30 का 5 गुणज यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद हमें 24 का 5 गुणज लिखना है, तो 24 एकम 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 का 96 और 24 पचे 120, ये 5 गुणज इसका हो गया। फिर 50 का हमें 5 गुणज लिखना है, तो यहाँ पे 5 गुणज हम लिख दिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर सवाल में दिया है, 6 नंबर तो हम बना चुके हैं। 7 नंबर में दिए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या और 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दें। तो पहले इसको हम कॉपी में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इसको परिभाषा को, कि अभाज्य संख्या क्या है और सम अभाज्य क्या है और अभाज्य युग्म क्या है। ठीक है, चलिए इसको हम समझ कर इसको हम इस सवाल को बनाते हैं। पहले अभाज्य संख्या समझते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या। तो इसका परिभाषा है कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी हो और वह भी स्वयं से कटे, किसी दूसरी संख्या से न कटे, तो उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 है तो 2 2 से ही कटेगा, और उसके बाद 3 है 3 3 से भी कटेगा। जैसे 5 7 11 13, ये स्वयं से कटने वाली संख्या है। तो एक ही संख्या से शुरू होती है 2 से, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होते हैं और यह अनंत तक जाता है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म क्या है, तो इसका डिफिनीशन है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं के बीच केवल एक भाज्य संख्या होता है, उस संख्या को अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे में समझते हैं यहाँ पे 3 5, ये दोनों क्या है, अभाज्य हैं। 7 और 9 ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच जो संख्या छुपा है 3 और 5 के बीच में जो 4 है, यह 4 क्या है, भाज्य संख्या है। 7 और 9 के बीच जो 8 है, यह 8 क्या है, भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त संख्या। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संयुक्त संख्या कहलाती हैं। जैसे में 4 6 8 9 10 12 14, ये सब क्या है, ये सब संयुक्त संख्या हैं। और इन सभी संख्याओं को 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे में हम यहाँ देखते हैं 4 हैं, तो 4 का 2 से अधिक गुणनखंड होगा। 4 में 1 से भाग लगेगा और 4 में 2 से भाग लगेगा और फिर 4 में 4 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 4 का गुणनखंड कितना हुआ, 3 हुआ। और 4 से यदि हम कम संख्या 3 लेते हैं तो 3 में कितने से भाग लगेगा, 1 से लगेगा और दूसरा 3 से लगेगा। 3 में 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः कटेगा नहीं। तो 3 का गुणनखंड कितना हुआ, 1 और 3, यह 2 हुआ। तो इसलिए संयुक्त संख्या जो है वह 4 से शुरू होता है और यह संख्या अनंत तक जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। संपूर्ण संख्या वैसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दुगुना हो वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का दुगुना हो। जैसे देखिए संपूर्ण संख्या कितना होता है, एक 6 होता है और दूसरा 28 होता है। तो 6 का यदि हम गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और यह 2 से 3 से भाग लग जाएगा और अंतिम 6 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अब बोलता है कि इन गुणनखंडों का योगफल यदि इनका हम निकालते हैं तो 1 + 2 + 3 + 6, तो 6 3 9 और 2 11 1 12 हो गया। तो 6 का 12 क्या हुआ, दुगुना हुआ। तो यहाँ कह रहा है कि योगफल उस संख्या का दुगुना हो, यानी उस संख्या यानी 6 का दुगुना हो तो वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो संपूर्ण संख्या कौन हो गया, 6 हो गया। ठीक उसी प्रकार इनको हम देखते हैं, यदि इन संख्याओं को सबको हम जोड़ करेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना होगा। जैसे देखिए 2 1 3 और 4 7 7 14 14 28 और 28 56 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 56 जो संख्या है इन सबको ऐड करने के बाद जो 56 आएगा वह 28 का क्या है, 28 का दुगुना है। तो यहाँ 6 और 28 क्या हुआ, संपूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, चलिए अब सवाल की तरफ हम समझते हैं। 7 नंबर जैसे दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे, जैसे यहाँ दे रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में दिया है कि सम अभाज्य संख्या बताएं। तो सम अभाज्य संख्या क्या होगा,
सम अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, 2 क्या है, 2 सम भी है और 2 अभाज्य भी है। 9 नंबर में दिया है कि 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। तो चलिए इसका हम यहाँ पर लिखे हैं अभाज्य युग्म। तो अभाज्य युग्म इसमें क्या हो जाएगा, एक 3 5 होगा और 7 9 और दूसरा इसमें 9 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 5 7 9 और 9 11 यह क्या है, अभाज्य युग्म है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। 3 अभाज्य युग्म को उदाहरण देते, 3 5 7 9 हो जाएगा और यहाँ पे 9 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 11 और 13 भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल दिया है कि निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य क्या है, अभाज्य संख्या को किसे कहते हैं, वह ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और स्वयं अपने आप से कटते हो, उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 14 तो कटने वाला है, 28 कटने वाला है, 14 दूना 28 और 42 भी कट जाएगा। ठीक है, 21 दूना 42 कट जाता है, 3 3 का 9 भी कट जाएगा, 31 नहीं कटता है। तो 31 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। नहीं, अभाज्य संख्या इसमें कौन सा हो गया, 23 और 31। 11 नंबर सवाल देखिए, 11 नंबर में दिया है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होती है, देखिए संयुक्त संख्या यहाँ पर हम लिखे हैं। संयुक्त संख्या यहाँ समझिए वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। तो 4 का 2 से अधिक होता है, यहाँ निकाले हैं गुणनखंड 1 2 और 4, 2 से अधिक तो 4 क्या हो गया, संयुक्त संख्या हो गया। ठीक है, और यहाँ सवाल भी कहता है, देखिए यहाँ पे कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या बताएं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि संयुक्त संख्या 4 से ही शुरू होती है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 2 और 4 होगा, जो 2 से अधिक होगा। इस 4 का गुणनखंड कितना है, 1 2 3 है, यानी 2 से अधिक है। तो हमारा सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं कि 100 से कम 5 क्रमागत संयुक्त संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। तो 100 से बीच कौन सा संयुक्त संख्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा और 27 और ये 28, 1 2 3 4 5। 100 से कम 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो ये लगातार है, 24 25 26 27 28 संयुक्त संख्याएं लिखिए। संयुक्त संख्या भी है यह, ठीक है, यह संयुक्त संख्या भी है। और उसके बाद कहते हैं कि इनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। तो इसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, सब के सब कटने वाले हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर कह रहा है कि किसी संख्या की कहीं स्थान पर 5 है, यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संख्या संयुक्त होगी अभाज्य। चलिए इसको हम कॉपी बनाकर देखते हैं। देखिए इस सवाल में बोल रहा है कि 150 और 200 के बीच कोई संख्या हो जो वह संयुक्त होगा या अभाज्य होगा, उसको हमें चेक करना है। और उसकी इकाई का अंक जो है वह 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 150 और 200 के बीच जो संख्या है, तो यहाँ पे हम पहले इकाई का स्थान पर 5 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होगा जो 150 और 200 के बीच होगा, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, तो 165 हो गया, 155 होगा पहले, 155। और 155 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 5 के बाद यहाँ पे 6 लिख देते हैं, फिर 5 हो जाएगा, 165 हो गया, ठीक है। और 6 के बाद यहाँ पे 7 लिख देते हैं, फिर इकाई अंक 5 लिख देते हैं, फिर 1 के बाद 7 के बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा और इकाई अंक 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 होगा, 7 8 9 और 9 के बाद इकाई अंक 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 195 हो गया, 200 के नज़दीक हो गया। और 155 जो है वह 150 से आगे हो गया, ठीक है। अब बोला है कि ये सब संख्याएं संयुक्त हैं कि अभाज्य हैं, संयुक्त हैं कि अभाज्य हैं। तो अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो स्वयं से कटता हो। तो हम चेक करते हैं कि ये संख्या कटने वाले हैं कि नहीं। तो 155 जो है यह संख्या 155 ये 5 से कटने वाले हैं, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5। देखिए 5 ये संख्या कट गया, यह संख्या कौन सी है, संयुक्त है। और 165 है, 165 भी कटने वाला है। यदि हम 5 इसको कटाएंगे, 165 में यदि हम 5 इसको भाग देते हैं तो 5 तिहाई 15 बचा 1 है, यहाँ पे 5 5 तिहाई 15, 33 बार वो संख्या पूरा कट गया, तो ये भी संयुक्त है। 175 में यदि हम 5 से भाग देंगे, 175 यहाँ पर हम लिखते हैं,
और यदि इसमें हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दिए हैं 15 और बचा 2, यहाँ पे 5 आया तो 5 25। यह संख्या भी कट गया, यह भी संयुक्त है। और 150 ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी कटने वाले हैं यानी संयुक्त संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि संयुक्त हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखते हैं। चौदह नंबर सवाल यहाँ पर हम देख लेते हैं। 14 नंबर में दिया है कि 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। 10 से बड़ी किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पर हम लिख लिए। अब 10 से बड़ी पूछ रहा है तो 10 से बड़ी यहाँ पर हम लिख देते हैं। 11 हो जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक हम लिख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए उसकी इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो इसमें हमें अभाज्य संख्या देखनी है कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक है, पहले अभाज्य हम चेक कर लेते हैं। तो 10 से बड़ी 11 है, 11 अभाज्य है। 12 तो नहीं है क्योंकि 12 कटने वाला है, 4 3 12 कट जाएगा। ठीक है, 13 अभाज्य है, 13 स्वयं से कटता है। 14 कट जाते हैं, 7 दूना 14, तो ये 14 अभाज्य नहीं है। 15 भी कट जाता है, 5 3 15, 16 भी कटने वाला है। 17 अभाज्य नहीं, तो 17 लिख लेते हैं। 17 के बाद 19 हो जाएगा। ठीक है, और 19 के बाद यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23 तक लिख लेते हैं। 23 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि जो अभाज्य संख्या छाटे हैं इसमें इकाई स्थान पर कौन कौन से अंक हैं। देखिए 11 में 1 है, यहाँ पर लिख देते हैं इकाई अंक, क्योंकि हमें इकाई अंक ही लिखना है। तो 11 में 1 होगा और 13 में 3 होगा, 17 में 7 होगा इकाई अंक, 19 में 9 होगा इकाई अंक और 23 में 3 होगा इकाई अंक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। 15 नंबर दिया है कि क्या कोई ऐसे भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। कोई ऐसे भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। जैसे हम यदि सबसे छोटा संख्या 1 लेते हैं तो 1 का भी गुणनखंड होता है, 1 गुणे 1। ठीक है, इसका भी गुणनखंड होता है, यानी 1 में 1 से भाग लगता है। 2 है तो 2 में भी भाग लगता है, 2 में 1 से भाग लगेगा, फिर 2 में 2 से भाग लगेगा। ठीक है, तो क्या ऐसी भी संख्या है जिसका कोई गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है। ठीक है, सभी संख्याओं को गुणनखंड होता है। 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर में दिए 1 और 100 के बीच सिर्फ 2 संपूर्ण संख्याएं, वे कौन कौन सी हैं। तो 1 और 100 के बीच यहाँ पर 16 नंबर लिख देते हैं कि 1 और 100 के बीच 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, 2 संपूर्ण संख्याएं हैं और वह 6 हैं और 28 हैं। ठीक है, संपूर्ण संख्या का परिभाषा हम बता चुके हैं। जैसे देखिए 6 है, 6 में किस संख्या से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से और 6 से। इन सबको यदि हम जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 और 3 12 हो गया। तो 12 6 का क्या है, दुगुना है। 12 6 का दुगुना है, तो 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 28 को भी ऐसे हम निकाल सकते हैं। 28 में 1 से भाग लगेगा, 2 से, उसके बाद 3 से नहीं जाएगा, 4 7 28, 4 5 6, 7 से जाएगा 8 9 10, 11 12 14, फिर 14 से जाएगा, उसके बाद 28 से जाएगा। यदि इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना होगा, 56। यानी 28 का दुगुना क्या होगा, 56। तो 6 और 28 क्या है, ये दोनों संपूर्ण संख्या है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो 1 और 100 के बीच में है। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं। 17 नंबर में दिया है कि निम्न में प्रत्येक संख्या को 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखें। जैसे देखिए यहाँ पे 32 है, 32 को हमें 2 अभाज्य विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है, विषम अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 32 है। चलिए इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं।
देखिए 32 में कौन सी ऐसी विषम और अभाज्य संख्या जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 32 है, 32 में विषम और अभाज्य संख्या हमें लिखना है। तो विषम और अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 23 और 19। 23 और 19 को जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या 32 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर में दिया है 40। यदि 40 को हम जोड़ते हैं तो 40, 29 और 11, यदि 29 और 11 को जोड़ते हैं तो 29 और 11 कितना होता है, 40। 29 हमारा अभाज्य संख्या है और 11 भी अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य दोनों है, ठीक है। तो 29 और 11 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में दिया है 56 दिया है। तो 56 को हमें ऐसी दो विषम अभाज्य संख्या लेना है कि ये जोड़ने पर 56 आ जाए, ठीक है। तो देखिए 43 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। 43 और 13 को जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। 3 3 6 और 4 1 5, 56 हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया है 80। तो देखिए 80 का हम यदि जोड़ते हैं तो 45 और इसमें 37, यदि 45 और 37 जोड़ते हैं तो 7 5, सॉरी गलती हो गई है यहाँ पे, 43 और 37, 43 और 37, 7 और 3 10 का 0, 4 3 7 और 1 8। 43 और 37 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा और ये दोनों हमारा विषम अभाज्य संख्या है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दिया है 100, ठीक है। और 100 को हम यदि विषम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो इसमें 53 हो जाएगा और दूसरा 47 हो जाएगा। तो 7 और 3 10 का 0, 5 और 9 और 1 10, यानी 100 हो गया, ठीक है। तो 17 नंबर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल यहाँ दिया है कि 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग कीजिए। यानी 16 से सभी छोटी संख्या को हमें अलग करना है, उसमें अभाज्य भी हो और संयुक्त संख्या भी हो, ठीक है। देखिए 18 नंबर में हम 16 से सभी छोटी संख्या लिख लिए, इसमें अभाज्य और संयुक्त संख्या में लिखना है। तो अभाज्य संख्या कौन होगा, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, तो 2 हो जाएगा। 2 3 5 7 और यहाँ पे 11 13, ठीक है। और संयुक्त संख्या लिखना है, तो संयुक्त संख्या 4 से शुरू होता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 6 8 9 10 और ये 12 14 15, ठीक है। तो ये संयुक्त संख्या हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर है कि क्या 17 से 29 अभाज्य संख्या है। तो चलिए इसको हम गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। इसे 1729 दिया है, ठीक है। इसको हम 7 से यदि कटाते हैं तो 7 दूना 14 और 3 17, तो 7 चौक 28 और 7 सते 49, यानी 2 से 47 बार में पूरा कट जाएगा। यदि इसको हम 13 से कटाते हैं तो चलिए इसको हम 13 से यहाँ पे भाग देकर देख लेते हैं। 2 से 47 है, यदि हम 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13, 4 में से 3 घटेंगे 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ 17, तो 9 बार में यह संख्या कट जाएगा, ठीक है। यानी 19 बार में यह कट जाएगा। तो 17 से 29 का गुणनखंड कितना होगा, 7 गुणे 13 गुणे 19। क्या यह अभाज्य संख्या है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं। 20 के 1 में दिया है कि वह संख्या है जिसका केवल एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 होता है। तो हाँ, जिसका एक अपवर्तक होता है वह संख्या 1 होता है, तो यह सही है। 2 नंबर में दिया है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होता है, क्योंकि सम 2 सम भी है और 2 अभाज्य भी है, तो यह भी सही है। और 3 नंबर में दिया है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या 6 है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है, ठीक है। तो यह 3 नंबर गलत है। चलिए 4 नंबर देखते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। तो 2 अभाज्य संख्या यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे 2 हो गया और दूसरा 3। 2 और 3 कितना होता है, 5। 5 कौन सी संख्या है, 5 विषम है। 5 है और यहाँ पे सम का होता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है, तो नहीं, यह गलत है।
चलिए 5 नंबर देखते हैं कि 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्या का योगफल सम होता है। 2 को छोड़कर 2 अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर हम जैसे 3 ले लेते हैं अभाज्य संख्या और यहाँ पे 5, तो 5 और 3 कितना होता है 8। 8 कौन सी संख्या है, 8 सम संख्या है। और यहाँ पे हम जैसे 7 ले लेते हैं और यहाँ पे 9, तो 9 और 7 यहाँ पे 9 7 और यहाँ पे 11, 11 और 7 कितना होता है 18। 18 कौन सी संख्या है, 18 सम संख्या है। तो 2 को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम होता है, तो इसका आंसर होगा कि हाँ सम होता है, यह सही है। 6 नंबर में दिया है कि सभी सम संख्याएं संयुक्त होती हैं। सभी सम संख्याएं संयुक्त होती हैं, तो सम संख्या जैसे हम यहाँ पे 2 लेते हैं और यहाँ पे 4 लेते हैं। सभी सम संख्याएं संयुक्त होती हैं, तो सभी सम संख्याएं संयुक्त नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि संयुक्त संख्या 4 से शुरू होती है और सम संख्या 2 से। तो 4 से 2 क्या है, छोटा है, तो ये संयुक्त संख्या, सभी सम संख्या संयुक्त संख्या नहीं है, तो यह गलत है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर की 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम होता है, तो यहाँ पर हम 3 विषम संख्या लेते हैं। जैसे 3 ले लिए और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, तो 7 5 12 और 3 15, तो 15 कौन सी संख्या है, विषम है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम होता है, तो हाँ होता है। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, इनको जोड़ते हैं तो 4 2 6 होता है, तो यह सम संख्या है। यहाँ पर 6 लिए और यहाँ पे 4 लिए, तो 6 4 10 होता है। 10 भी सम संख्या है, तो यह कौन सी संख्या है, सम संख्या, तो यह सही है। तो हमारा 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।